चलिएगा, तो हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर दैट वाज फॉट बिटवीन द 1845 टू 46। तो हम एक बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, एक आधार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिख एम्पायर के फाउंडर रहे हैं आपके रणजीत सिंह, उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें 25 अप्रैल 1809, क्योंकि रणजीत सिंह जब साम्राज्य को संभाल रहे थे तो काफ़ी पावरफुल रूलर थे। इन्होंने अपनी सेना को काफ़ी मॉडर्नाइज किया था, ठीक है, और इनकी जो आर्मी थी काफ़ी लार्ज आर्मी थी, काफ़ी पावरफुल आर्मी थी। तो इनका जो लक्ष्य था अपने एम्पायर को एक्सपांड करना था, अपने साम्राज्य को विस्तारित करना था, ठीक है। और चूंकि आर्मी भी काफ़ी स्ट्रेंथफुल थी, पावरफुल थी, लेकिन उसी समय पर उन्हीं के शासनकाल के अगर हम पैरेलली बात करें तो इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगातार नई नई सक्सेस हासिल करती जा रही थी, ठीक है। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो उस नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में उतनी अभी पकड़ उन लोगों की नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो वहां पर ना वो लोग अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि अफगानियों के अटैक हो रहे थे, वहां पर अफगान इन्फ्लुएंस भी था। तो उस टेरिटरी पर अभी उनका उतना फोकस नहीं था, अभी उतना ध्यान नहीं था, ठीक है। इधर इंडिया के बाकी रीजन में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली काम कर रही थी। क्या होता है 25 अप्रैल 1809, हालांकि एक डर ईस्ट इंडिया कंपनी को उस रीजन से किसका है तो जर्मन आपके रशियंस का है, रशियन अटैक्स का है, ठीक है। साथ ही फ्रेंच जो अटैकर आपका था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके आक्रमण का भी वहां उस टेरिटरी से या उस रीजन से डर था, किसे, आपके ब्रिटिशर्स को। तो क्या होता है 1809 में 25 अप्रैल 1809 एक ट्रीटी की जाती है बिटवीन द रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है। कब होती है 1809 में, ठीक है। हालांकि बुक्स में थोड़ी सी डेट आप लोगों को इधर उधर मिल सकती है, बट हम बात कर लें तो 25 अप्रैल 1809, ठीक है ना। मैंने भी आप लोगों को जब सिख एम्पायर पढ़ाया था तो उसमें मैंने शायद यहाँ पे 1806 लिखा हुआ था, 1806 लिखा था। थोड़ा सा आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1809 आप ध्यान में रखें, क्योंकि जहां पर हम ज्यादातर जब देखते हैं तो हमें 1809 ही मिलता है, ठीक है। और विकिपीडिया में भी 1809 1809 ही है। तो 1809 में संधि होती है बिटवीन रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स, और ये तय हो जाता है कि जो सिख आर्मी है, जो सिख फोर्स है, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड नहीं करेगी टू द साउथ ऑफ सतलज रिवर के साउथ में एक्सपांशन नहीं होगा सिख साम्राज्य का, और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी टू द नॉर्थ ऑफ सतलज। सतलज के उत्तर में ये नहीं आएंगे और सतलज के साउथ में सिख सेना नहीं जाएगी, ठीक है। ये तय हो जाता है। इट मीन जो सतलज रिवर है उसे बाउंड्री के रूप में कंसीडर कर लिया जाता है बिटवीन द EIC एंड द सिख एम्पायर, ठीक है। सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, इसके बीच में जो बाउंड्री है, जो लाइन है, वो क्या है, सतलज रिवर, ठीक है। तो ये संधि हो जाती है ऑन 25 अप्रैल 1809। रणजीत सिंह साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफ द EIC in which he agreed that his Sikh force would not attempt to expand south of the Satluj and the company agreed that it would not attempt to military cross सतलज इनटू द सिख टेरिटरी, ठीक है। तो मिलिट्रियली अगर देखा जाए तो वो उनकी सेना कभी भी क्रॉस नहीं करेगी किसे, सतलज रिवर को, ठीक है। ये तय हो जाता 1809 की इस संधि में, 1809 की इस संधि में, और इस प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है ब्रिटिशर्स के लिए भी और सिखों के लिए भी, ठीक है। हालांकि जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब ये चीजें देखने को मिलती है, और रणजीत सिंह की मृत्यु से पहले जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक उनके समय पर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई, ठीक है। अब देखिए 1838 वन मोर ट्रीटी, एक और संधि होती है, एक और संधि की जाती है नवंबर 1838 में, नवंबर 1818 में। और ये जो संधि है ना, इसे हम एक प्रकार से ट्राइट ट्रीटी बोल सकते हैं, त्रिपक्षीय संधि बोल सकते हैं। ये कैसी संधि होती है, त्रिपक्षीय होती है। लगभग 1838 में होती है, 1838 में। तीन पक्ष कौन कौन से, एक तो हो जाते हैं आपके रणजीत सिंह, दूसरे
शुजा शाह अफगानिस्तान के शासक थे, अफगानिस्तान के रूलर थे शुजा शाह। और तीसरा नाम आता है EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ये 3 नाम हुए, रंजीत सिंह, शुजा शाह और ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। इन 3 लोगों के बीच में होती है 1838 में एक ट्रीटी, 1838 में एक संधि। ठीक है, इस संधि में क्या तय होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करेगी शुजा शाह को अफगानिस्तान का रूलर बनाने के लिए, अफगानिस्तान का शासक बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस हैं वो जाएंगी अफगानिस्तान और इन्हें शासक बनाने में मदद करेगी। ठीक है, शुजा शाह को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इस दौरान भी ना, इस कंडीशन में भी रंजीत सिंह ने ब्रिटिश ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी से गुजरने नहीं दिया था, अपनी टेरिटरी से उन्हें जाने नहीं दिया, ये सिंध से होते हुए वहां पहुंचे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम अगर बात करें, इन 1838 ही एग्रीड टू अ ट्रीटी विद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन रहे हैं? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। टू रिस्टोर शाह शुजा टू द अफगान थ्रोन इन काबुल। ठीक है, जिसके तहत शुजा शाह को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाया जाएगा काबुल में। इन परस्यूएंस ऑफ दिस एग्रीमेंट द ब्रिटिश आर्मी ऑफ इंडस, ठीक है, सिंधु की जो ब्रिटिश आर्मी थी, इंटर्ड अफगानिस्तान फ्रॉम द साउथ। तो साउथ से जो ब्रिटिश फोर्स थी वो इंटर करती है अफगानिस्तान में। वाइल रंजीत सिंह ट्रूप्स वेंट थ्रू द खैबर पास, जबकि रंजीत सिंह की जो सेना थी वो खैबर दर्रा होते हुए अफगानिस्तान पहुंचती है। ठीक है, खैबर पास अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर आता है। इट मींस कि इन्होंने भी यहाँ पर भी क्रॉस नहीं करने दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी से। ठीक है ना, तो उनके पास से नहीं निकले हैं, साउथ होते हुए सिंध से होकर गुजरे हैं, और इनकी सेना भी गई है लेकिन खैबर पास से होते हुए। ठीक है, पार्ट इन द विक्ट्री परेड इन काबुल। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी होती है 1838 में। अब 1839 में इनकी डेथ हो गई, और जब इनकी मृत्यु हो गई है, जब इनकी डेथ हो गई है, यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। और इतने दिनों से जो मजबूत सिख साम्राज्य था, इस पर अब यहाँ पे नजर बनाना शुरू कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी क्या होता है कि अयोग्य अधिकारी होने लग जाते हैं, अयोग्य रूलर्स होने लग जाते हैं, और अनुशासनहीनता जो है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अनुशासनहीनता बढ़ने के कारण अंग्रेज कंपनी के साथ मित्रता की नीति ये जारी तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे ओकेशन आ जाते हैं जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो पंजाब की टेरिटरी से गुजरती है। ठीक है, और फिर देखिए एक जो रूल है ना, जो रूल्स टूटना शुरू हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो पंजाब सतलज क्रॉस करके गुजरती है। ठीक है, अफगानिस्तान। ये ऐसा कब होता है? तो एक बार 1839 में जब ये लोग युद्ध के लिए जाते हैं अफगानिस्तान, एक बार युद्ध के लिए जाते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से चलिए वो जाते तो सिंध के रास्ते से, लेकिन अफगानिस्तान जीतने के लिए, देखिए अफगान जो विक्ट्री हुई है ना इनकी, वो भी 2 युद्ध हुए हैं, एंग्लो अफगान वॉर जो हुए हैं वो 2 हुए, 1839 से 42, और फिर जो है वो लेटर बाद में हुआ 1860 के अराउंड हुआ था, 67 के लगभग। तो पहली बार जब ये वहां से युद्ध के लिए जाते हैं तो वहां से हार जाते हैं। ठीक है, और जब ये हार जाते हैं तो हारी हुई जो ब्रिटिश सेना है वो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और फिर दूसरी बार ये बदला लेने के लिए जाते हैं तो दूसरी बार फिर इनकी सेनाएं गुजरती। ठीक है, तो इस तरह से ना इस दौरान अफगानिस्तान में हारकर जब आते हैं और फिर जब ये बदला लेने के लिए जाते हैं, इस दौरान इनकी टेरिटरी से ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स गुजरते हैं। ये एक अनुशासनहीनता या ये एक इवेंट हमें दिखाई देता है जिससे पंजाब में ना थोड़ी सी टेररिज्म फैलता है, पंजाब के लोगों में एक आतंक फैलता है कि ये ट्रूप्स यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो 1843 के लगभग ही सिंध को जीत लेते हैं ब्रिटिशर्स। एंग्लो सिंध विक्ट्री हो जाती है, सिंध वाले रीजन को एक्वायर्ड कर लेते हैं 1843 में। पंजाब के साउथ में आता पाकिस्तान में सिंध रीजन। ठीक है, तो सिंध को कैप्चर कर लिया है 1843 में, सिंध जीत लिया है। ठीक है, अब सिंध जीत लिया है, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस है और इंडिया की पूरी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, और इंडिया का जो सबसे बड़ा एम्पायर था मराठा एम्पायर तक को ये एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी टेरिटरी इंडिया में जीत चुके हैं, अच्छी खासी सेना है।
अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। अब इनके सामने जो है सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो है सिख एम्पायर, जो पंजाब के क्षेत्र में रूल कर रहा है। और अब जाकर प्रॉब्लम आने लगी है सिख साम्राज्य में, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति था वो नहीं है, योग्य मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है। ध्यान सिंह जो योग्य मंत्री थे उनकी डेथ हो चुकी है, आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं, और अब जो है 5 साल का एक रूलर रूल कर रहा है, ठीक है, जिसकी माँ उसकी संरक्षिका है। सिंधबालिया और डोगरास में प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी कंडीशंस का अब सामना करना है पंजाब को। और तीसरी जो पावर है वो आपके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग ध्यान रखिए। ये आधार मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या क्या हुआ है, कि ये 2 ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। क्रॉस नहीं करने की प्रॉब्लम से क्रॉस नहीं कर सकते हैं नदी को, लेकिन क्या होता है कि 2 ऐसे मौके आते हैं इस दौरान, रंजीत सिंह की मृत्यु के दौरान, कि ब्रिटिशर्स की सेनाएं क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है, उनकी टेरिटरी से गुजर जाती है सिख साम्राज्य की टेरिटरी से, ठीक है। 1843 में सिंध को जीत लेते हैं। अब पंजाब पर ही निगाह है ब्रिटिश साम्राज्य की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब क्या होता है उसको समझते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एट द टाइम 2 मेजर फैक्शंस विद इन द पंजाब वर कंटेंडिंग फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो इस समय पर पंजाब में देखा जाए तो 2 शक्तियां थी या 2 गुट थे जो पावर के लिए, शक्ति के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए वहां पर संघर्षरत थे। कौन कौन से? 1 द सिख सिंधु बालियास, पहला थे सिख सिंधु बालियास, और दूसरे थे हिंदू डोगरा, ठीक है। कश्मीर से आप अटैच कर सकते हैं डोगरा वंश को। तो ये सिंधबालिया और हिंदू डोगरा, इनके बीच में कंटेंडिंग थी, कंटेंडिंग फॉर पावर्स थे। इन्फ्लुएंस का इनके सामने प्रॉब्लम थी, इन्फ्लुएंस ये चाह रहे थे, प्रभाव ये चाह रहे थे। द डोगरा सक्सीडेड इन द राइजिंग ऑफ शेर सिंह, ठीक है। डोगरा सक्सीडेड इन द राइजिंग ऑफ शेर सिंह, द एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन ऑफ रंजीत सिंह टू द थ्रोन इन जनवरी 1841, 1841 में। तो क्या हुआ है कि डोगरास ने सक्सीड किया है राइजिंग ऑफ शेर सिंह को, शेर सिंह के प्रभाव को, शेर सिंह के उदय को रोकने की कोशिश की है। द एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन ऑफ रंजीत सिंह टू द थ्रोन इन जनवरी 1841, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेर सिंह जो है 1841 में क्या बनते हैं, 1841 में शेर सिंह बन जाते हैं रूलर, किसकी हेल्प से? डोगरास की हेल्प से, ठीक है। तो डोगरास की मदद से 1841 में पंजाब के शासक कौन बन जाते हैं? शेर सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह के पुत्र थे। फिर क्या बात करते हैं कि द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंधबालियास टुक रिफ्यूजी ऑन ब्रिटिश टेरिटरीज बट हैड मेनी एडिडेंट्स एमोंग द आर्मी ऑफ द पंजाब। अब यहाँ पे जो सिंधबालिया थे ना, वो रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, ठीक है। उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि डोगराओं का इन्फ्लुएंस होता है। तो सिंधबालिया जो है वो थोड़े रिफ्यूजी की तरह रहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में ये लोग रहते हैं, बट सिखों की आर्मी में इनका काफी प्रभाव होता है, सिंधबालिया का भी, ठीक है। और उसी के कारण क्या होता है, इन सितंबर 1843, सितंबर 1843 में ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज कजिन, यानी शेर सिंह, जो मैंने बताया था आप लोगों को। मैंने आप लोगों को सारे नाम लिखे हैं, वापस से बता देता हूं। सबसे पहला नाम रंजीत सिंह का, दूसरा नाम खरक सिंह का, तीसरा नाम नौनिहाल सिंह का, चौथा नाम आता है शेर सिंह, ठीक है। और फिर नाम आता है शेर सिंह के बाद ही लास्ट रूलर दलीप सिंह, दलीप सिंह, ठीक है। इस तरह से हमने बात कर ली, रंजीत सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह एंड दलीप सिंह। तो क्या बात हो रही है कि शेर सिंह किसकी हेल्प से बने हैं? डोगरा रूलर्स की हेल्प से। डोगरा जो उनके मिनिस्टर्स थे, जिनका इन्फ्लुएंस था, उनकी मदद से ये रूलर बने हैं 1841, 1841 में। लेकिन इनकी जो मृत्यु है ना, इनकी जो हत्या है शेर सिंह की, वो 1843 में जो अजीत सिंह सिंधबालिया हैं उनके द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। 1843 में शेर सिंह की हत्या कौन कर देते हैं? अजीत सिंह सिंधबालिया, ठीक है। अजीत सिंह सिंधबालिया के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है।
साथ ही जो ध्यान सिंह जो मिनिस्टर थे, जो योग्य व्यक्ति थे, जो पूरा संभाल रहे थे काम, उनको भी मार दिया जाता। तो ये उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1843 में ही, ठीक है। तो इन सितंबर 1843 शेर सिंह वॉज मर्डर्ड बाई हिज कजिन एन ऑफिशियल ऑफ द आर्मी अजीत सिंह सिंधवालिया। क्लियर होगी बात इतनी। अब क्या होता है, द डोगरा टुक देयर रिवेंज ऑन दोस रिस्पॉन्सिबल एंड जिंद कौर रंजीत सिंह यंगेस्ट विडो बिकेम रीजेंट फॉर हर इन्फेंट सन दिलीप सिंह। तब क्या होता है कि डोगरास जो है वो इस मृत्यु का, इस हत्या का बदला ले लेते हैं, ठीक है, तुरंत। और क्या करते हैं, रंजीत सिंह की जो सबसे यंग विधवा थी रानी जिंद, उन्हें क्या किया जाता है, संरक्षिका बनाया जाता है। और उनका जो अल्पवयस्क पुत्र है, छोटा सा जो पुत्र है दिलीप सिंह, उसे पंजाब का रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात इतनी। आफ्टर द वजीर हीरा सिंह वॉज किल्ड, इसके बाद जो वजीर हीरा सिंह थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है ना, अब कंसिक्वेंसेस को समझना है, इवेंट्स को समझना है। 1843 में 1843 में कौन रूलर बना, 1843 में कौन रूलर बना, तो दिलीप सिंह। उम्र कितनी है, 5 ईयर की उम्र है। इनके वजीर किसे बनाया गया है और इनका कमांडर किसे बनाया गया, ये बात को समझना। तो लाल सिंह बिकेम द वजीर। लाल सिंह जो हैं वो इनके क्या बने हैं, वजीर बने हैं, यानी कि पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री कौन बना है, लाल सिंह, ठीक है। एंड तेज सिंह बिकेम द कमांडर ऑफ द आर्मी। तेज सिंह बिकेम द कमांडर ऑफ द आर्मी। आर्मी के कमांडर, आर्म्ड कमांडर कौन बने हैं, तेज सिंह, ठीक है। हालांकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार से सिखों के लिए गद्दार साबित होते हैं। जब एंग्लो सिख वॉर चल रहे होते हैं तो ये लोग सारी इंफॉर्मेशन किसे दे देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को। सिखों की सारी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जो काफ़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो सारी दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके कारण सिखों की हार होती है और बुरी तरह से हार होती है एंग्लो सिख वॉर्स में। तो लाल सिंह और तेज सिंह, अब देखिए यही सारी चीजें थी जिसके कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ, ये साम्राज्य हार गए, क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे जिसके कारण ये एम्पायर का पतन हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो डोगरास ने बदला ले लिया है और यहाँ पे लाल सिंह बिकेम द वजीर एंड तेज सिंह बिकेम द कमांडर ऑफ द आर्मी। सिख हिस्टोरियंस हैव स्ट्रेस्ड दैट बोथ दिस मेन वर प्रोमिनेंट इन द डोगरा फैक्शन, ठीक है। और इतिहासकारों का यह मानना है कि जो दोनों लोग थे ये दोनों रिलेटेड थे, या ये दोनों किस गुट को पक्ष कर रहे थे, ये किस गुट के लोग थे। 2 गुट बताए हैं ना, सिंधवालिया गुट और दूसरा कौन सा, डोगरा गुट। तो ये दोनों जो थे ये डोगरा गुट के लोग थे। ये दोनों किसको सपोर्ट करते हैं, डोगरा को, ठीक है। और डोगरास की अगर बात करें ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, अंग्रेजों का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है डोगरास पर, ठीक है, अंग्रेजों का प्रभु। ध्यान रखिए ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था उस समय डोगरा रूलर्स जो थे और पंजाब के जो सिख रूलर्स रहे थे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था या ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो राजपूताना जो रूलर्स थे उनका भी कोई महत्व नहीं था, उन लोगों ने भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। साउथ इंडिया के कई रूलर्स थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिर्फ मध्य भारत, सिर्फ उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में कुछ लोगों ने, कुछ रूलर्स ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाया था। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि क्या कंडीशन हुई है, क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या बैकग्राउंड है, वो मैंने आप लोगों को बताया कि डोगरास जो है उनकी बात हमने कर ली है। उनके ग्रुप के हैं ये 2 लोग, कौन, लाल सिंह और तेज सिंह। डोगरास की बात बताई है। जब हम पहला एंग्लो सिख वॉर होगा और उसमें क्या होगा, सिखों की हार हो जाएगी, तब जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जुर्माना लगाती थी संधियों के तहत, तो इसी तरह ना 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, 1.5, 1 करोड़ 50 लाख का जुर्माना। अब उतना पैसा नहीं होने के कारण 75 लाख तो केस इन हैंड दिया जाएगा किसे, 75 लाख रुपए। और 75 लाख रुपए की जब कमी होगी तो 75 लाख रुपए 75 लाख जो हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बोला जाएगा कि ये जो अमाउंट है ये हम डोगरा जो हैं, गुलाब सिंह डोगरा, उनसे वसूल लेंगे, बस आप उन्हें कश्मीर दे दीजिए।
आपके साम्राज्य में नॉर्थ में जो कश्मीर टेरिटरी आती है वो आप किसे दे दीजिएगा, गुलाब सिंह को, और गुलाब सिंह से हम ले लेंगे। ठीक है, तो गुलाब सिंह क्या करते हैं 75 लेक्स में, सॉरी इस तरह से समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एक टेरिटरी आ जाती है। कौन सी टेरिटरी आ जाती है, कश्मीर की जो टेरिटरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाती है। ठीक है, कश्मीर किसके हाथ में आ गया, EIC के हाथ में आ गया, क्योंकि 1,50,00,000 रुपए लेना थे, 75 लाख रुपए ही दे पाए हैं जो दिलीप सिंह ये हैं, या फिर जो पंजाब के सिख रूलर्स हैं, सिख जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कितना रुपए दे पाए हैं 75 लाख। बचे हुए जो 75 लाख रुपए, तो इन्होंने कहा हम कश्मीर ले लेते हैं, आपकी जो टेरिटरी का नॉर्थ एरिया है कश्मीर ले लेते हैं, और EIC वो जो कश्मीर है वो बेच देती है किसे, गुलाब सिंह डोगरा को। गुलाब सिंह डोगरा 75 लाख रुपए में कश्मीर परचेस कर लेते हैं, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीद लिया जाता है गुलाब सिंह डोगरा के द्वारा, और ब्रिटिशर्स उसे सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स की अथोराइजेशन मिल जाती है, और वहां पे डोगरा रूल शुरू हो जाता है, डोगरा डायनेस्टी शुरू हो जाती है, कहां पर, कश्मीर में। ठीक है, तो गुलाब सिंह डोगरा जो है कश्मीर के पहले रूलर के रूप में आ जाते हैं, पहले शासक के रूप में आ जाते हैं, और 75 लेक्स में वो कश्मीर को खरीद लेते हैं। ठीक है, गुलाब सिंह की बात की जाए ना तो ध्यान सिंह के भाई होते हैं ये। ध्यान सिंह जो काफी योग्य व्यक्ति थे, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस सिख एम्पायर में रंजीत सिंह के एक इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह। हरी सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस द रूलर ऑफ द कश्मीर, द महाराजा ऑफ द कश्मीर वॉज हरी सिंह। आजादी के समय पर जो कश्मीर के शासक थे वो हरी सिंह थे, और अगर करंट में अगर बात की जाए तो हरी सिंह के ही पुत्र हैं कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह का नाम आप इंडियन पॉलिटिक्स में सुनते होंगे, इंडियन राजनीति में काफी नाम यूज किया जाता है कर्ण सिंह का। ठीक है, और ये सांसद भी रह चुके हैं, और कश्मीर से ये चुने जाते हैं कर्ण सिंह डोगरा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या इवेंट होते हैं, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्टिविटी की गई, किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी इन्फ्लुएंस बढ़ाया है पंजाब की टेरिटरी के आसपास आफ्टर 1843 या 1843 से, किस तरह से आर्मी इन्फ्लुएंस बढ़ता है, और जो टक्कर है वो होती है दोनों ही सेनाओं के बीच में, और सबसे पहले किस तरह से सिख सेनाएं जो है सतलज नदी को पार करती है दिसंबर 1845 में, और फिर एक युद्ध शुरू होता है, और सीरीज ऑफ वॉर्स होते हैं, लगभग अलग अलग पोजीशन पर युद्ध लड़ा जाता है, और लगभग सारी पोजीशंस पर सिखों की हार हो जाती है, और फिर जो ट्रीटी है उसकी बात करेंगे, उसका एक पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, और अब हम ब्रिटिश एक्शन और जो इवेंट्स हैं, जो कॉजेस हैं, उसकी बात करते हैं।